Good morning, student. Welcome to the Academy Brains. Today I am discussed about your new chapter electricity. Okay? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट डू एनीथिंग एट ऑल. हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी है जो हमें लाइट देती है, हमें इतने सारे अप्लायंसेस देती है जो हम अपने डेली यूज़ में हम इसके सहारे जीते हैं. ओके, तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होते क्या है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी बच्चों क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोड वर्ड से बना है. आप देख रहे हो कि ये क्या है? इलेक्ट्रो वर्ड से बना है. ये इलेक्ट्रो जिसकी मीनिंग्स क्या होती है? चार्ज. ओके, जिसकी मीनिंग होती है चार्ज. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों? स्टडी ऑफ चार्जेस. स्टडी ऑफ चार्ज. ठीक है, हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है. तो आई जस्ट ब्रीफ इन शॉर्ट देयर इंट्रोडक्शंस. ओके, अब मैं इस चैप्टर के थोड़े इंट्रोडक्शन आपको दे दूं. इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना है कि चार्जेस क्या होते हैं. ठीक है, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना है. देन इससे ही रिलेटेड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? करंट, जिसके बारे में भी हम लोग को इन चैप्टर में पढ़ने हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, देन हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. देन हम लोग को क्या पढ़ना है? देन हम लोग को पढ़ना है ओम्स लॉ के बारे में. ठीक है, अभी आप नहीं जानोगे, बट जब मैं बताऊंगी तब आपको सब कुछ पता हो जाएगा. तो हम लोग को जानना है ओम्स लॉ के बारे में. देन हम लोग को जानना है रेजिस्टेंस के बारे में. फिर हम लोग को जानना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. देन हम लोग को जानना है इलेक्ट्रिक पावर. फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से. We already know that कि there are two types of charges. First positive charge and second negative charge. ठीक है, ये तो आप लोग को पता होगा ना कि एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक निगेटिव चार्ज होते हैं. अब बात आती है कि मैम ये चार्ज क्या होते हैं. काफ़ी सारे बच्चे को पता भी नहीं होगा शायद कि चार्ज होते क्या हैं. तो बच्चे, चार्ज एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में चार्ज मूव करते रहते हैं. ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है. तो इसके लिए हम लोग क्या एक एटॉम को एज्यूम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ये सपोज ये क्या है? एक एटॉम है. ठीक है, एटॉम के बीच में क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंड क्या घूमते हैं? अलग अलग सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना बच्चों. तो ये सारे क्या होते हैं? एक फोर्स जिसको अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, वो जो है वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं? बॉन्डिंग बनाए रहते हैं. एक अट्रैक्शन फोर्स के साथ जो है वो क्या होते हैं? उसमें सेट होते हैं, जिससे कि वो आप चाहो भी तो वो एटॉम्स को इजीली छोड़ नहीं सकता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये छोटे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जैसे एटॉम लार्ज हो जाएंगे वैसे क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल, इसे हम लोग सेल बोलते हैं, जिसके सराउंड में आप देख रहे हो ना, इसके क्या है? ये सारे सेल कहलाते हैं. तो ये सेल एटॉम्स की साइज जितने बड़े होंगे सेल उतने ज़्यादा होंगे.
तो इसमें सारे में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पास में है न्यूक्लियस के, उसमें क्या होता है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन उससे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, किसकी, प्रोटॉन के साथ उसकी, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं तो सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफ़ी दूर होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना बच्चों, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो मिनिमम होते चला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, आप थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो वो क्या होगा, वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। बाहर होने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इन्हें पता नहीं चलता है कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। बिल्कुल ये खुलेआम इधर उधर चक्कर काटने लगते हैं। तभी क्या होता है कि एक एनर्जी आती है, और दूसरे एटॉम के साथ भी ऐसा ही होता है। दूसरे एटॉम जो उनके बगल वाले एटॉम है, उनके भी जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं वो भी इसी तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये क्या होता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, सेल से जब हम इसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे सपोज ये क्या है, एक वायर है, ठीक है, एक मेटेलिक वायर है, इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये मूव करने लगते हैं, ठीक है, ये मूव करने लगते हैं एक यूनिडायरेक्शनल वे में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होते हैं। अब तक ये कैसे थे, अब तक ये बिल्कुल इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है। बट जैसे ही मैंने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया, वैसे ही ये क्या हो गए, इसे एनर्जी मिल गई और ये एक ही डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, ठीक है। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं बच्चों, यही क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, ठीक है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये जो इधर उधर घूम रहे होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और मूविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, दैट इज कॉल्ड चार्ज। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ये पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों, कि जब सेम चार्ज होते हैं तो क्या होता है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, दूर भगा रहे होते हैं, ठीक है। और जब अनलाइक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, बट इन सेम चार्जेस दे आर रिपेल टू ईच अदर। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि एटॉम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक अट्रैक्शन फोर्स से न्यूक्लियस से बाउंड किए रहते हैं। क्यों न्यूक्लियस से बाउंडेड क्यों होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन पे कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड होते हैं, ठीक है, जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, लाइक चार्जेस रहेगा, एक अनलाइक चार्जेस रहेगा, ठीक है। अनलाइक होंगे तभी क्या होंगे कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पे कितने चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के क्या होते हैं, चार्ज प्रेजेंट होते हैं। उतने ही ये निगेटिव में मैं ले रही हूँ, और प्रोटॉन पे भी सेम चार्जेस होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये निगेटिव होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो चार्ज के जो SI यूनिट होते हैं उसे हम लोग कूलम्ब बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं एक्चुअली। ब्रीफली अगर आप लोग को इसके बारे में अच्छे से जानना है तो मेरे अलग आप सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है।
देन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट वो होते हैं, जैसे सपोज किसी वायर में जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है ना, हमने पढ़ा है ना कि चार्जेस क्या है, मूविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट। सर्किट के अंदर क्या होता है, वायर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसे क्या होते हैं, हम लोग इसे बैटरी से जब हम लोग कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो इसमें जो क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे ही बच्चों ये रेट आ गया ना, आप समझ लो कि ये टाइम से रिलेटेड है, ओके। व्हेन टाइम क्या है, टाइम को जब हम लोग चार्ज से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो करंट कहलाता है, ठीक है। तो करंट के फॉर्मूले क्या हो गए, I इक्वल टू क्यू कूलम के चार्ज जब t यूनिट टाइम में मूव कर रहे होते हैं, किस में, सर्किट में, वायर में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर के करंट बोलते हैं। और एम्पियर क्या है, वो SI यूनिट है करंट का। तो SI यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया, करंट इज एम्पियर, इसे हम एम्पियर बोलते हैं और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल A में, ओके। हाउ टू मूव करंट इन द सर्किट, करंट कैसे मूव करता है किसी सर्किट में बच्चों, तो ये जानने के लिए हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सपोज हमने क्या लिया, एक मेटेलिक वायर लिया, जिसे हम लोगों ने क्या किया, एक सेल से अटैच्ड कर दिया, ठीक है, जिसके ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करेगा, ये इट इज ऑलवेज मूव फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज निगेटिव चार्ज। तो ये हमेशा क्या करेगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, ओके। बट ऐसा बेसिकली होता नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव तो करता है निगेटिव से पॉजिटिव, बट हम लोग करंट की जो डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ करंट है, वो हमेशा क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है, जिसे हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसे हम लोग कन्वेंशनल करंट के नाम से जानते हैं। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज है, तो ये हमेशा किधर जाना चाहिए, इट मूव्स टुवर्ड ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल फ्रॉम टू द पॉजिटिव टर्मिनल, बिकॉज ऐसा होता नहीं है। क्यों, तो इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट छुपा है, ठीक है। होता क्या है, बहुत साल पहले की बात है कि जब क्या था, करंट तो इन्वेंट हो गया था, बट क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की जो खोज होती है ना, वो उस समय तक नहीं हुई थी बच्चों। तो जो साइंटिस्ट थे वो ये मान के चल रहे थे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे आप देखते हो कि जैसे कि हवा है, हवा क्या होती है, हमेशा क्या होती है, हॉट एयर क्या होती है, हमेशा कोल्ड एयर की तरफ जाती है ना। उसी तरह से क्या होती है, कोई भी हेवी प्रेशर, किसी भी हेवी प्रेशर को आप देख लो, जब हेवी प्रेशर किधर भी रहता है तो हमेशा किधर जाएगा, वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए करंट क्या हो रही थी, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही थी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव को साइंटिस्ट क्या मान रहे थे कि ये पॉजिटिव है, मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो कंडेंस है जो करंट का वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगी, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट था, और एक कॉन्सेप्ट ये भी था बच्चों कि उस समय तक क्या हुई थी कि प्रोटॉन जिस पे कि पॉजिटिव चार्ज है उसकी खोज तो हो गई थी, बट इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी।
तो इलेक्ट्रॉन्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था बच्चों उस समय। तो इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट नहीं होने की वजह से वो क्या था, एज इट इज वैसे के वैसे क्या था कि करंट क्या हो रहा था, वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, और आज भी आप देखोगे कि करंट क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि सारे कैलकुलेशन जो है इस पे प्रूफ हो रहे थे। तो आज भी क्या है कि इट इज कंटिन्यूसली अडॉप्ट टू द साइंटिस्ट टिल नाउ। अभी तक भी जो है यही कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि करंट क्या होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल करंट जो है वो किधर जाता है, वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। बट कॉन्वेंशनल करंट जो है बच्चों, जो हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल मीन्स हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि करंट किधर फ्लो कर रहा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। ओके, तो इस तरह से करंट जो है हमारा सर्किट में फ्लो कर रहा होता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे आई एम डिस्कस्ड अबाउट योर न्यू टॉपिक्स पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आज आपको जो मैं बताने जा रही हूँ वो पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल जो है बच्चों वो क्या है, एक कैपेबिलिटी से रिलेटेड है कि कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन कितना ज़्यादा जो है कैपेबल है किसी वर्क डन को फुलफिल करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन में उतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो हेवी से हेवी सामान को वो एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देखेंगे, तो हम लोग पोटेंशियल के बारे में इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। सपोज कि मान लो कि ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जैसे आप देखते होंगे कि जब आप कोई मैग्नेट कहीं रखते हो तो उसके सराउंडिंग में क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इन द सेम केस यहाँ भी क्या होता है, जब हमने ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज को रखा है तो इसके ऑल राउंड क्या बन जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम इसके नियरेस्ट लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा है कि सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो व्हेन ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट दे फील अ रिपल्सन फोर्स ड्यू टू दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको बाय फोर्स यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, यहाँ से लाने पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया। देन हम लोगों ने क्या किया, इसमें कुछ फोर्स लगाया। तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होती है तो क्या होता है, वो एक वर्क डन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कि हमारा वर्क डन वहाँ पे पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज इट इज़ वैसा ही हो रहा है कि हमने क्या किया कि फोर्स लगा के इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, इसे हम लोगों ने इन्फिनिटी से, आप लोग को प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं लिख लेती हूँ, इन्फिनिटी से हम लोगों ने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसे लाने की कोशिश की। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया बाय द फोर्स, बाय द अप्लाइंग फोर्स, क्योंकि बिना फोर्स के तो ये आ नहीं सकता है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ लाया तो हमने क्या किया, एक वर्क किया। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे क्या होता है, जब ये चार्ज है तो क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि इस पे वर्क डन किया, किस पे, एक क्यू कूलम के चार्ज को लाने के लिए, क्योंकि चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है बच्चों वो क्या होता है, कूलम होता है, ये पहले ही हम लोगों ने जान लिया है। तो ये क्यू कूलम के चार्ज को लाने में हम लोगों को क्या करना पड़ा, W वर्क करने पड़े। ठीक है, तो यही जो
जो रेशियो है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, जिसे हम लोग भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, भी इज पोटेंशियल। ओके, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ये और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से तो आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा कि जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के नियरेस्ट लाते हैं बाय द अप्लाइंग फोर्स, एंड हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक लाया है, और हमारा जो वर्क डन हुआ है किसको लाने में, क्यू कूलम चार्ज को लाने में, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज the amount of work done by a unit positive charge from infinity to that point, right? तो इस तरह से हम लोग इसे डिफाइन करेंगे, और पोटेंशियल के जो हम लोग जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं बच्चों, वो भी से करते हैं। ठीक है, और SI यूनिट क्या होते हैं, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट्स। ठीक है, इसे हम लोग वोल्ट होते हैं। ठीक है, देन हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। अभी आपने क्या जाना, पोटेंशियल के बारे में जाना, ओनली पोटेंशियल। अब आप जानोगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, हमने क्या देखा था पोटेंशियल में कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और उसके जो है अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और हम लोगों ने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से लेकर के इसके पास हमने लाया। ठीक है, तो ये लाने में हमें क्या हुआ, वर्क करना पड़ा, और इसके जो पोटेंशियल हो गए वो कितने हो गए, V1 हो गए। और फिर इस अगेन क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे लाया तो वो स्टैटिक नहीं रहा, इट कैन नॉट बी स्टैटिक एट दैट पॉइंट, इट गोज अगेन बैक टू दैट पॉइंट, बैक टू द दिस पॉइंट, और फिर से हमने क्या किया, अगेन इस पे एक फोर्स लगाया, और फिर से ये जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया, बट ये उस पॉइंट तक नहीं आया, ये उससे पहले आकर के ही स्टैटिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आया, तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ इसके और इसके बीच में इसका जो वोल्ट था वो कितना था, V2 था, इसके पोटेंशियल V1 थे और इसके V2 हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होता है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक लाने में इसे क्या करना पड़ा, ज़्यादा वर्क करना पड़ा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अंदर है ये क्या है, ज़्यादा इसके नियरेस्ट गया है, बट जो सेकंड वाला है बच्चों वो इसके उतने नियरेस्ट नहीं गया है रिस्पेक्ट टू द V1। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग कॉमन V निकालेंगे, कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दोनों के, तो V1 माइनस V2 होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के जो होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा बच्चों वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, जिसको हम लोग, इसको भी हम लोग V में ही डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V। ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इनके भी क्या होते हैं, ऐसा यूनिट वोल्ट्स ही होते हैं बच्चों, राइट। तो ये आपके पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हो गए। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग जानेंगे बच्चों ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, जो आपके इस चैप्टर में गिवन है। तो ओम्स लॉ, एक साइंटिस्ट थे ओम्स, जिन्होंने एक लॉज प्रोवाइड किए। तो लॉज क्या थे, लॉज ये थे कि व्हेन करंट फ्लो
through a conductor, then it is directly proportional to their potential difference. ठीक है, उस सर्किट में, उस वायर में जो उसके दोनों एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस थे वो क्या थे, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे. मीन्स कि हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference of across the ends. पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसके क्या था, करंट जो था किसी वायर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल था. सपोज हमने कोई वायर ले लिया, ठीक है, इसमें क्या हो रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं. हमने क्या किया, इसे एक सेल से अटैच कर दिया, ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, इसके दोनों एंड पे क्या हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. तो और इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, तो आई करंट फ्लो कर रहा है सपोज, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव. ठीक है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा होता है. अब ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके दोनों एंड पे जो पोटेंशियल जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, सपोज अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या, और भी क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है. तो फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, I is proportional to V, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the potential difference across its end. ओके, तो अब नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ऊपर को हम कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, भी क्या है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, भी को अगर हम ये हटाते हैं तो यहाँ हम लोग क्या लिखना पड़ता है, हम लोग को एक आर लिखना पड़ता है. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं भी इक्वल टू आई आर. ठीक है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, ये हमेशा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होगा. तो ये अब बोलोगे कि ये आर क्या है, तो आर इज रेजिस्टेंस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं. और रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, एक ऑब्स्टेकल है जो कि करंट को फ्लो करने से क्या करता है, उसको रोकता है. इट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट. द करंट इज डायरेक्टली proportional to the potential difference. ठीक है, देन हम लोगों ने क्या देखा कि करंट इज
इनवर्सली proportional to the resistance। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ये दो चीजें देखी किसमें, ओम्स लॉ में, राइट। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन आपने देख लिया कि करंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, राइट। तो अब क्या होगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हेन डबल इज द करंट देन रेजिस्टेंस इज, तो करंट डबल होगा बच्चों तो करंट वहां क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन क्या है, उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से एक ज्यादा होंगे तो दूसरे कम हो जाएंगे। ठीक है, इफ करंट इज डबल देन पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो डबल, potential difference gets also doubled because they are directly proportional to each other। okay, ठीक है, तो R किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो ये लेंथ पे डिपेंड करेगी, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरी चीज है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। और तीसरी चीजें ये किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लेंथ पे कैसे डिपेंडेंट है बच्चों। ओके, R इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमेशा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। व्हेन R इज डबल देन कंडक्टर ऑफ लेंथ इज आल्सो गेट्स डबल्ड। ओके, अगर हम रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो हमारा लेंथ भी डबल हो जाएगा। ठीक है, बट R is inversely proportional to the cross sectional area of the conductor। जब हम when area is doubled then resistance is gets half, then resistance is double then area cross sectional area of conductor is half because they are inversely proportional to each other। जान लिया। देन हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस जो है, जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें मिली है ओम्स लॉ के इक्वेशन से, ये किन किन बातों पे डिपेंड करती है, राइट। तो आर इज फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ये हमारे रेजिस्टेंस जो होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे जो सर्किट डायग्राम है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कई सारी चीजें लगी होती है, हमारी बैटरी सेल्स लगे होते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ करंट पास हो रहा होता है, फिर यहाँ पे क्या होते हैं, इस टाइप की जिगजैग जो लगी होती है ना, दैट इज रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे वोल्ट मीटर लगे होते हैं जो दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, वोल्टेज हम लोग किस में मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर एक क्या होता है, एक एप्लायंसेस होता है, एक मशीन होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं बच्चों। ओके, उसी तरह से रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारे जो ये करंट जो फ्लो कर रहे होते हैं ना, उनकी मूव को क्या करता है, उसके मतलब उसकी वेलोसिटी को, आप बोलो उसके फ्लोइंग को, ये क्या करता है, उसका अपोज करता है, ये उसे क्या करता है, उसे रोकता है आगे जाने के लिए, आगे जाने देने के लिए रोकता है। तो ये क्या हो गया, आई क्या हो जाता है कि जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली आई क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, B इक्वल टू आई आर, हम लोगों ने देखा। तो I इक्वल टू
V अपॉन R, ऐसे हम लोग कर सकते हैं ना। तो आप क्या देख रहे हो कि जब when I is double then resistance gets half, तो रेजिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है, बिल्कुल दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट है। तो ये रेजिस्टेंस क्या होते हैं, दो तरह से हम लोग सर्किट में सेट करते हैं। एक तो ये सीरीज में होते हैं, इन सीरीज, और एक क्या होते हैं बच्चों, एक पैरेलल में होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दो तरह से ये क्या होते हैं, ये सर्किट डायग्राम में सेट किए रहते हैं। जैसे कि आप देख लो, जैसे आप इस तरह से अगर लगाते हो, और आप ऐसे लगाते हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये वाली जो होती है वो सीरीज में है, R1, R2 और R3, ठीक है। और ये क्या है, पैरेलल में होते हैं, R1, R2 और R3, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होते हैं और इनसे हमारे करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, R is L by A, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो जब हम लोग इसे हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, रो लिखेंगे, ठीक है, रो L by A। तो रो क्या है बच्चों, रो को हम लोग बोलते हैं, रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी। और हम लोग रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इसे हम लोग ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग ओम भी बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है, और रेजिस्टिविटी आप यहाँ पे देख लो, रो इज, अगर हम लोग लेंथ को क्या लिए, 1 मीटर लिए, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को मीटर, 1 मीटर स्क्वायर लिए, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ द सबस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शनल थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। ये दोनों पे डिपेंड नहीं करेगी, इट डिपेंड्स ऑफ द नेचर ऑफ द सबस्टेंस एंड टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस ओनली, ओके। ये सिर्फ सबस्टेंस, कंडक्टर की सबस्टेंस पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ओके। अब हम लोग ये जानेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देन वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इक्वेशन के थ्रू कैसे जानेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L एंड R इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A, बिकॉज when resistance is double then length is cross sectional area of the conductor is half। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और लेंथ और रेजिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन है वो क्या शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओके। व्हेन रेजिस्टेंस इज double then length of the conductor gets half because they gets also doubled। when resistance is double then length is the conductor of also doubled because they are directly proportional to each other, right बच्चों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। then when
जब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर लिखते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रो बोलते हैं। ठीक है, रो इज द रेजिस्टिविटी, रो को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, अब ये रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, और जब हम रो को सेपरेट करेंगे और इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा कि रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, राइट। और जब हम इनके यूनिट्स को रखेंगे तो क्या होगा, आर की जगह हमने ओम लिखा, ए की जगह हम लोग ने क्या लिखा, मीटर स्क्वायर लिखा, और एल की जगह एम लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इन सबों को जब हमने कैलकुलेट किया तो हम लोगों ने क्या ये ऑब्टेन किया, हम लोगों ने ओम मीटर ऑब्टेन किया। तो ऐसा यूनिट क्या हो गए इनके रेजिस्टिविटी के, ओम मीटर, राइट। तो ओम मीटर क्या हो गए रेजिस्टिविटी के। अब आप बोलोगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी जो होता है ना वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, ये सब्सटेंस किस सब्सटेंस के हमारे कंडक्टर बने हैं, या वो मेटल है या नॉन मेटल है या फिर वो क्या है इंसुलेटर है, उन सारे चीजों पे ये डिपेंड करता है। और इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है, राइट। देन हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितने तरह से हम लोग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, सीरीज में करते हैं, पैरेलल में करते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इन सारी चीजों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। जितने भी गुड कंडक्टर होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, उनकी रेजिस्टिविटी काफी लो होती है, और जितने भी बैड कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो काफी हाई होती है। ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द कंडक्टर। सेट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। जब हम सीरीज वे में देखेंगे तो क्या होगा, सपोज हमने क्या किया, एक सर्किट लिया, ठीक है, उसमें हमने इस टाइप से ड्रॉ किया, तो बच्चों जब इसमें करंट पास आउट होगा तो क्या होगा, जब इसमें करंट पास आउट होगा तो सेम क्वांटिटी के करंट जो है इसमें फ्लो करेंगे। ये किधर होंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं हम लोग इस वजह से, तो इस तरह से ये पास आउट होंगे। आई करंट जो है बच्चों वो रेजिस्टेंस R1 में भी, R2 में भी और R3 में भी, तीनों में सेम करंट पास आउट होंगे। जो यहाँ से स्टार्ट हुए थे वही होल सर्किट में वो फ्लो करेंगे। ठीक है, देन इसके वोल्टेज जो होंगे बच्चों वो डिफर करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जैसे जैसे वैल्यूज रेजिस्टेंस की चेंज होगी उसी तरह से उसके वोल्टेज भी चेंज होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे जो वोल्टेज था वो सबके वोल्टेज क्या थे बच्चों, डिफरेंट थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, तो इसके क्या थे, V1 थे, इसके V2 थे और इसके V3 थे। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो इसके वोल्टेज क्या होंगे, और जो बैटरी के वोल्टेज थे वो क्या थे, वो डिफरेंट थे। तो यहाँ से इस बैटरी के जो वोल्टेज थे, बैटरी के जो पोटेंशियल डिफरेंस थे वो क्या थे, वो यहाँ आकर के क्या हो जाते हैं बच्चों, अलग अलग रेजिस्टेंस में वो डिफर कर जाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आकर के होल सर्किट में वो कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे भी ले लिया, ठीक है, जो बैटरी के है कॉमन, तो हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 ले लिए। ठीक है, तो इन सारे के जो सम होंगे वो इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होंगे। तो ये हमने ले लिया, राइट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम देखेंगे कि और करंट सब में क्या हो रहा है बच्चों, सेम पास आउट हो रहा है।
तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम क्या बोलते हैं, ओम्स के लॉ के हिसाब से हम लोग देखते हैं बी इक्वल टू आई आर ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गए आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो हमने क्या किया, आई और आर तो है ही, और आई इसमें हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ओके, तो आई और आई कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू, सॉरी आर टू प्लस आर थ्री, ये ले लिया। तो ये बच्चों क्या हो गए, हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज के इक्वेशन निकल गए, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये सारे, तो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट में क्या कंक्लूजन निकाला कि सारे के सारे जितने भी रेजिस्टेंस हमने इस सीरीज में लगाए हैं उन सब के जो सम है वो किन के इक्विवेलेंट है, वो कॉमन जो हमने लिया है, कॉमन जो रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का उसके इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि सीरीज के हमने रेजिस्टेंस को ऑब्टेन कर लिया। अब हम देखेंगे जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है कि मान लो सपोज हमने क्या किया, और जब हम इसे पैरेलल में रेजिस्टेंस को लगाए हैं तो फिर देख रहे हैं कि यहाँ जो करंट पास आउट हो रहा है, यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, और ये जब ये यहाँ तक पहुँचता है तब ये आई रहता है, बट जब ये अलग अलग पैरेलल वे में क्या होता है, ये करंट वो डिफर कर जाता है, मतलब डिवाइड हो जाते हैं करंट, यहाँ पे आई वन हो जाते हैं, यहाँ आई टू करंट फ्लो करेंगे और यहाँ पे आई थ्री। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर करंट जो है इसमें जाकर के डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ तक भी आई वन आई टू और आई थ्री रहेंगे बच्चों, और जैसे ही ये इस पॉइंट पे पहुँचेंगे बी पॉइंट पे, वहाँ से फिर ये कॉमन हो जाएंगे, फिर से ये सारे के सारे कॉमन होके, सपोज यहाँ पे मान लो कि 5 एम्पियर का करंट यहाँ पे पास आउट हो रहा है, यहाँ 2 एम्पियर का करंट पास आउट हो रहा है, और यहाँ 3 एम्पियर का करंट पास आउट हो रहा है, ठीक है। और ये सारे के सारे मिलकर यहाँ पे 10 एम्पियर हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे 10 एम्पियर पहले फ्लो हो रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पैरेलल वे में करंट क्या हो रहे हैं, वो डिफर कर जा रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंस में जा करके, ठीक है। देन इसकी हमने देखा कि इनके जो वोल्टेज हैं, वी कैन सी दैट कि voltage of there is not differ, voltage is same in all circuit, in whole circuit voltage is always same in parallel ways, ठीक है। जब पैरेलल में वोल्टेज होंगे तो इनके वोल्टेज क्या होंगे, सबके सब वोल्टेज जो है इनके हमने देखा तो कॉमन वोल्टेज भी ही आ रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, अब इसके सारे के सारे आप आई ले लो, आई क्या हो रहे हैं, यहाँ डिफर हो रहे हैं, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इस तरह से हो रहे हैं। तो अब अगर इसके आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ले लो, तो भी बाई ये भी बाई आर हो गए, ओके। तो आर क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ये आर वन है, आर टू है और ये आर थ्री है, राइट। तो यहाँ हमने क्या लिया, भी कॉमन है तो भी एज इट इज रहेगा, तो ये क्या हो गया, भी बाय आर वन प्लस भी बाय आर टू प्लस भी बाय आर थ्री, ठीक है। तो हमने क्या किया कि भी को कॉमन ले लिया इस जगह पे, तो क्या हो गए, अगर सपोज आप सारे v को क्या कर लो कि कैंसिल आउट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय आर वन
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस के जो रेसिप्रोकल फॉर्म होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो इसके कॉमन रेजिस्टेंस के इक्वल होते हैं। जो इस सर्किट का कॉमन रेजिस्टेंस है उसके इक्विवेलेंट होंगे जब हम इसे पैरेलल वे में डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस को, ठीक है। जब ये पैरेलल वे में रेजिस्टेंस सेट होगा तो फिर उन सारे के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम जो है वो किसके इक्वल होंगे, सर्किट के कॉमन रेजिस्टेंस के। ओके, तो इस तरह से हम लोग को पैरेलल रेजिस्टेंस के भी फॉर्मूले मिल गए। अब मैं देखती हूँ कि जब हम सीरीज में, अब बच्चों इसके कुछ क्या है ना कि कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो जनरली हमारे घरों में जो यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल यूज़ होते हैं। सीरीज में क्या होता है बच्चों, काफ़ी सारे डिसएडवांटेज होते हैं, काफ़ी सारे। इन मीनिंग्स कि जब पैरेलल सीरीज में होते हैं ना, तो सीरीज में सपोज मान लो एक बल्ब लगा है, तो सीरीज में अगर हम कोई बल्ब लगाते हैं बच्चों, तो इसके क्या होते हैं, करंट तो सेम ही फ्लो कर रहे होते हैं, इसमें करंट सेम ही फ्लो कर रहे होते हैं, बट इसके वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। इसके वोल्टेज अलग होते हैं, इसके अलग होते हैं और इसके अलग होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वोल्टेज होने की वजह से क्या होता है कि बल्ब क्या होता है कि कोई ज़्यादा ग्लो करता है और कोई कम ग्लो करता है, तो इट नॉट बी सेम ऑलवेज। सो और दूसरे और भी कई सारे एडवांटेज हैं। अगर किसी एक एप्लियंसेस में मान लो सपोज कि कोई डिफेक्ट्स आ गई, तो सारे के सारे एप्लियंसेस क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाते हैं। इट डज़ नॉट वर्किंग एट देयर बिकॉज सब के सब सारे के सारे एक दूसरे से सीरीज में अटैच्ड होते हैं। सीरीज में अटैच्ड होने की वजह से ये सारे जो है ड्रॉबैक्स हो जाते हैं। बट जब हम पैरेलल में यूज़ करते हैं, पैरेलल वे में हम यूज़ करते हैं किसी भी एप्लियंसेस को, तो उसमें क्या होता है कि उनके क्या होते हैं, पैरेलल वेज में उनके रेजिस्टेंस अलग होते ही होते हैं और उनके करंट भी डिफरेंट होते हैं, बट उनके वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। मीन्स कि सारे के सारे सेम ही वोल्टेज पे काम करता है और सबके करंट डिवाइड हुए रहते हैं। सपोज कि एक अगर कोई अप्लायंसेस आपके किसी भी वजह से वो उसमें डिफेक्ट्स आ गई, तो अदर अप्लायंसेस एज इट इज़ वर्क कर रहे होते हैं, वो स्टॉप नहीं होते हैं इन सीरीज की तरह, ठीक है। सो काफ़ी हद तक जो है आपके पैरेलल वे के जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी हैं वो ज़्यादा ही यूज़फुल होते हैं हमारे डेली लाइफ में, ओके। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ओके। और ये क्या है, किसी भी वायर में जब ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस होता है ना, सपोज कि ये वायर है, हाँ, वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया है। अब इसके बीच में कई सारे ऐसे एटॉम हैं जो यूं ही क्या होते हैं, इधर उधर रास्ते में आ जाते हैं, और जब करंट मूव करता है, जब चार्ज मूव करता है, तो ये इनके रास्ते में ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इसी से जो ये ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसे ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो चार्जेस की मूविंग के रास्ते में, चार्ज जब मूव हो रहा होता है वायर में, उनके रास्ते में जब एक ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है अदर इलेक्ट्रॉन्स या अदर एटॉम्स के द्वारा, तो क्या होता है, इस ऑब्स्टेकल को ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये किस पे डिपेंड करता है,
ये एल पे डिपेंड करता है, ये ए पे डिपेंड करता है, ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी आर ए अपॉन एल तो हो गया, बट ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इनके एसआई यूनिट क्या होते हैं, ये आप ऐसे निकालो तो ये क्या हो गए, ओम, मीटर, लेंथ, मीटर, मीटर स्क्वायर, ये मीटर कैंसिल, ये मीटर भी कैंसिल, तो ये क्या बन गए, आर इक्वल टू ओम। और इसके क्या हो गए, ओम के इसके क्या होते हैं, ओम मीटर। आर को आप ओम लिख लो, इसको मीटर स्क्वायर कर लो, इसे मीटर कर लो, तो क्या बन गए, ए इक्वल टू ओम मीटर, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों पे डिपेंड तो करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया of conductor, but resistivity is not depends upon length and area of cross section of conductor. It depend upon only material of the substance, material of the substance of the conductor. ये सिर्फ कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है या एलॉय है या अदर कोई सब्सटेंस है, ये सिर्फ उनके मटेरियल पे डिपेंड करता है। बट रेजिस्टेंस वायर के लेंथ पे, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है, और एरिया अगर ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से दोनों में यही सारे डिफरेंस है। थोड़ी से आप लोग रेजिस्टिविटी के बारे में जानो। रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एलॉय इज अ मच मोर हायर देन इंसुलेटर। इंसुलेटर से भी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है, एलॉय में होती है। एलॉय सच एज नाइक्रोम, स्टैंटन, ये जितने भी कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन एंड नाइक्रोम, जितने कंडक्टिंग वायर होते हैं, उन सब की क्या होती है, रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। बिकॉज ये सब क्या है, ये सब जो एलॉय होते हैं ये हमारे एप्लियंसेस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप हीटर ले लो, टोस्टर ले लो, या फिर आप प्रेस ले लो, आयरन ले लो, ये सब की जो होती है वो ये सब क्या होते हैं, ये सब इट इज़ मेड बाय एलॉय देन मेटल। मेटल से ज़्यादा ये एलॉय के बने होते हैं। जैसे कि आप आयरन ले लो, वो किसके बने होते हैं, उसके जो वायर होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। नाइक्रोम इज अ एलॉय, ठीक है, और इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है। और इनके जो वायर होते हैं, जो नाइक्रोम के वायर होते हैं, ये ईजिली बर्न नहीं होते हैं। ईजिली बर्न नहीं होने की वजह से हम लोग नाइक्रोम एप्लियंसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो करंट है, करंट की जो क्वांटिटी होती है वो भी क्या होती है, मिनिमम होने के बावजूद भी जो है हमारी रेजिस्टिविटी होती है उसकी हाई, और हम लोग उसको क्या करते हैं, उसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे हम लोग अपने डेली यूजेस में उसको हम लोग काम में लाते हैं। आयरन में नाइक्रोम के वायर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद भी
क्या होता है, उनसे जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे क्या होता है, हमारा जो एप्लियंसेस है वो इजीली बर्न नहीं हो सकता, ठीक है। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से जो है हम लोग आयरन में हम लोग नाइट्रो वायर को यूज करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है बच्चों, अब देखो, सपोज कि ये एक वायर है, ये एक मेटेलिक वायर है। मेटेलिक वायर मीन्स क्या, जैसे आप कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, आप गोल्ड ले लो, सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, सिल्वर होता है। बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिल्वर और गोल्ड तो नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वी कांट अफोर्ड फॉर दिस। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉपर ले रहे हैं। तो कॉपर लेने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोग कोई कॉपर का वायर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे होते हैं बच्चों, तो उसके बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ एटॉम्स भी होंगे, कुछ एटॉम्स भी प्रेजेंट होंगे, राइट। तो जब उसके बीच में कई सारे एटॉम्स बीच में उसके मूवमेंट को क्या करेंगे, मूवमेंट में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में क्या करेंगे, उसे रोकेंगे। तो फिर क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो सामने में अगर कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो डेफिनेटली ये इससे क्या होगा, इसे टकराएगा। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये इससे टकराएगा बार बार। और हमने रॉकेट में देखा है कि जब रॉकेट क्या करता है, जब रॉकेट किसी भी अपने इससे किसी वॉल से या कहीं भी टकरा जाता है तो क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है, काफ़ी सारे हीट निकलते हैं, काफ़ी सारे फ्यूल निकलते हैं। तो यहाँ भी सेम केस होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन दूसरे एटॉम से टकराएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट क्रिएट होगा। आपको पता है कि जब कहीं पे फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। हम अपने हाथ की हथेलियों को ही क्या करो, आप कुछ देर के लिए ऐसे यूं यूं करो तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए जब अपने हैंड को आप रब करोगे तो उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अक्सर हम लोग विंटर्स में ऐसा करते हैं। तो फिर उसी तरह से यहाँ क्या होता है, एक हीट प्रोड्यूस्ड होता है। और क्यों, क्योंकि इनके बीच में और एक कॉन्सेप्ट ये भी है बच्चों कि क्या होता है, जब ये मूवमेंट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स तो उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हमेशा क्या होती है, डिस्ट्रॉयड नहीं होती है। ये हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन से जाने हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉयड होती है। तो ऐसे में क्या होती है, एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफॉर्म टू अदर एनर्जी, वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और हीट और एनर्जी क्या है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ क्या, वर्क डन। ये क्या होती है, वर्क डन के बराबर होती है। जहाँ पे वर्क होगा वहीं पे एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि W, ठीक है, W अपॉन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, चार्ज के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे W/Q लिख सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों, तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू, व्हेन, आप यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट
passing when electric current passing through a high resistance wire then produced high amount of heat in the wire। ठीक है, आप जैसे नाइक्रोम के वायर देख लो जो हमारे आयरन में लगे होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि जब हाई रेजिस्टेंस के वायर, वो उसमें नाइक्रोम क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, और उसमें जब हीट प्रोड्यूस्ड होता है तो क्या होता है कि वायर क्या होता है, वायर काफ़ी हीट प्रोड्यूस्ड करता है। बट नाइक्रोम एक ऐसा अलॉय है बच्चों जिसमें कि हाई हीट प्रोड्यूस्ड हीट का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस वजह से हम उसमें क्या करते हैं, नाइक्रोम के वायर यूज़ करते हैं टोस्टर में, हीटर में और आयरन में। ओके, तो इस तरह से जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, अब सपोज कि इस वायर में, सपोज कि इस मेटेलिक वायर में क्या हो रहा है, क्यू कूलम के चार्ज मूव कर रहे हैं, और इनके क्यू कूलम का चार्ज जब वर्क कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, क्यू इंटू भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल भी क्रिएट होगा, तो क्यू इंटू भी लिख सकते हैं। अब हम डब्ल्यू को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये भी को हम लोग हटा के यहाँ पे हम लोग आई आर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे व्हेन क्यू कूलम का चार्ज, व्हेन क्यू कूलम चार्ज मूव अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड लास्टली क्या करेगा, चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल के अगेंस्ट लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम लोग क्यू इंटू भी बोल सकते हैं, राइट। और हम लोग जानते हैं कि करंट आई क्या होता है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी। ओके, और भी को हम ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो आई के जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं, जब हम लोग आई के जगह क्यू के जगह आई टी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन किया है, और भी के जगह हम लोग आई आर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आई स्क्वायर हो जाएगा और आर टी हो जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। और हम वर्क डन क्या होता है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, से हम लोग एनर्जी लिख सकते हैं, और हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। H इक्वल टू, यहाँ हम लोग E लिख देते हैं, या E लिखो आप या जो लिखो, E इंटू पी इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी। यही तो हमारा फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम लोग क्या करते हैं। और आप ये फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हो, आप ये फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हो, आपके न्यूमेरिकल्स में आपको जैसे वो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, आप उस तरह से उसे फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेना। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट निकालते हैं तो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी जब हम निकालते हैं तो ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में जब आप करंट पास आउट कर रहे हो और करंट बहुत हाई पावर में, हाई एम्पेयर में फ्लो कर रहा होगा, तो वहाँ पे हीट उसके करंट के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होंगे, उतने ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो उसी तरह से रेजिस्टेंस की तरह की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस का वायर होगा बच्चों, उतना ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट करंट को जान लिया। ठीक है, अब देन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है,
इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जान लेते हैं। आप लोग जानते हो बच्चों कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि वर्क, एनर्जी एंड पावर में आप लोगों ने पढ़ा है कि पावर क्या होता है। इट इज़ अ रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, एक मतलब जितना ज़्यादा उसका जो है टाइमिंग कम रहेगा और वर्क जितना ज़्यादा रहेगा तो हम बोलेंगे कि पावर उतना अधिक है। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होता है बच्चों? W/T। ठीक है, टाइम जितना कम लगेगा पावर उतना ज़्यादा होगा, वर्क डन जितना ज़्यादा होगा पावर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या होता है इस तरह से? इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये क्या होगा, इसे हम लोग पावर को हम लोग किस में करते हैं? पावर को हम लोग वॉट में करते हैं। ठीक है, तो ये वॉट हो गया। डब्ल्यू को किस में करते हैं? जूल में करते हैं। ठीक है, और टाइम को किस में करते हैं? तो सेकंड में करते हैं। तो इसके क्या हो गए? वॉट पावर के जो ऐसा यूनिट हो गए वो क्या हो गए? 1 वाट अगर कर लो, 1 जूल और 1 सेकेंड, तो 1 वाट इज पावर ऑफ 1 watt is working of 1 joule in 1 second by the flowing of charges। ठीक है, क्या होगी कि 1 जूल की क्या होगी? वर्क डन होगी इन 1 यूनिट टाइम में। ठीक है, तो उसे हम लोग 1 वाट बोलेंगे बच्चों। ठीक, इतने क्या हो गए? वाट सेकेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3.6 इंटू 10⁶ हम लोग इसको जूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूला ऑफ करंट इलेक्ट्रिक पावर। तो हम लोग इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि पावर के क्या होते हैं। पावर होता है क्या? हम लोग जानते हैं, वी नो डैट कि पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। टाइम टेकन ले लो, पर यूनिट टाइम टेकन। इसको हम लोग शॉर्ट में बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू W/T। राइट, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है कि पावर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू, V को अगर हम लोग हटा दें, ये तो हो गए आपके वॉट जब आप यूज़ करते हो किसी छोटे पैमाने पर। जब आप कोई कॉमर्शियली यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो? उसमें किलो वॉट मेंशन करते हो। तो 1 किलो वॉट इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, 1 किलो वॉट इक्वल टू 1000 वाट, ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, और ऐसा भी कर सकते हो कि 1 की, और जब हम इसे यूज़ करते हैं किसी कॉमर्शियली आप यूज़ करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 किलो वॉट पर आवर, वहाँ लग जाते हैं किलो वॉट पर आवर। तो किलो वाट का तो 1000 हो गया, मीन्स कि आवर लगा दो तो कितने हो जाएंगे? 3600 तो इसे आप लोग क्या लिख दोगे? 3.6 इंटू 10⁻1 2 3 4 5। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे IR लिख सकते हैं इंटू I, तो P इक्वल टू I² R हो सकता है, I² R लिख सकते हैं।
राइट। तो एक फॉर्मूले आपके क्या हो गए, एक फॉर्मूले आपके ये हो गए, एक फॉर्मूले आपके ये हो गए, और आप ऐसे लिख सकते हो जैसे ये P है ना, तो P इक्वल टू आप V तो लिखो ही लिखो, और I को आप V बाई आर लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, V स्क्वायर बाय आर। आपके ये भी एक फॉर्मूले हो गए। तो आपके 1, 2 एंड 3 फॉर्मूले हो गए। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स, जैसे 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 आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, जैसे आप जो जो आपको कैलकुलेट करना है वो आप इजीली इसमें पुट करके आप अपनी वैल्यूज़ को निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शुड बी रिमेंबर, ओके, ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, 220 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ए 100 वॉट, बी 75 वॉट, सी 50 वॉट एंड डी 25 वॉट। अब बच्चों ये कैसे बनेगा, आप फटाफट ट्राई करो और हमें कमेंट सेक्शन में भेजो। कोई नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। देन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो 100 ये जो आपको 220 वोल्ट दिए हुए, 100 वॉट दिए हुए, और हमें पावर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो पावर सारे गिवन है, 220 वोल्ट हमारे पोटेंशियल डिफरेंट गिवन है, हमारे पावर गिवन है, और हमें क्या कह रहा है कि हमें ये पावर कंज्यूम्ड विल बी, जब 110 वोल्ट के होंगे तो पावर कितने कंज्यूम्ड होंगे, ठीक है। जब 220 वोल्ट का होगा तो 100 वॉट कंज्यूम्ड होगा। तो हम लोग इसे दो केसेस में निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला केस होगा वो P इक्वल टू हम जानते हैं इक्वेशन से, जब हमने अभी लास्ट सेशन में बताया है, B कितना होता है, B इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, ओके। ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, बस इसी पे ये सेट होते हैं, ठीक है। तो आप लिख दो, P कितने दिए हुए हैं 100, B इक्वल टू कितना, B 220 वोल्ट, स्क्वायर कर दो अपॉन आर, ठीक है। तो आर हमें क्या करना है, हमें निकालना है, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, आर अपॉन 220 to 220 अपॉन 100, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 0 0 0 कट हो गया, और ये कितना आ गया 484 ओम आ गए, राइट। देन हम सेकंड केस देखेंगे कि जब पावर 110 वोल्ट होगा तो क्या होगा, राइट। तो हमें पावर निकालने हैं, और हमारे रेजिस्टेंस ऑलरेडी निकल चुके हैं। जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है बल्ब का, वो चेंज नहीं होता है। देन इन सेकंड केस हम लोग देखेंगे, ये तो आपके फर्स्ट केस हो गए। सेकंड हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगेन हम लोग 110 वोल्ट डाल के देखते हैं, हमारा आर कितना है, आर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। पावर हमें निकालना है, ओके। और हमारा वोल्ट दिया हुआ है 110 वोल्ट, 110, ओके। और यहाँ रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 184। तो इसे आप कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट क्या आता है 25 वॉट, ठीक है। 25 वॉट हमारा क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करके क्या निकाल ले सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। आपको ये 3 फॉर्मूले हमेशा लर्न होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला ये, सेकंड मैं लिख दे रही हूँ, सेकंड फॉर्मूले आपके ये आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू
बी इंटू पी इक्वल टू भी इंटू आई। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले जो हैं, ये तीन फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर ये तीन फॉर्मूले आपको नहीं लर्न हुए तो आप बहुत फिर मुश्किल में पड़ जाओगे किसी भी न्यूमेरिकल्स को बनाने में। ओके, तो ये आप इस फॉर्मूले को तो भूलना ही नहीं। ठीक है, इसको भूलोगे तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, देखिए, अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वॉट। कोई बल्ब है जो कितने वोल्ट का है? 220 वोल्ट का है और 100 वॉट का है। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? एक तो उसके रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने हैं। 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स, और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम गिवन है 4 आवर्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड? कितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है? कैलकुलेट द कॉस्ट रेट, इतना पर यूनिट। एक यूनिट किसके बराबर होता है? किलोवाट पर आवर इक्वल टू 1 यूनिट होते हैं ना। ठीक है, तो अभी हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस। देन हम लोग को एनर्जी कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले आप लोग को पता है क्या है? P इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर, इस फॉर्मूले से कर लेंगे। देन हम लोग के पास क्या है? एनर्जी हम लोग जानते हैं, E इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूले भी इसमें पुट होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप इसे बनाने के लिए कोशिश करो। बात ऐसी है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ठीक है, और बनाना स्टार्ट कर दो। हमें कौन से फॉर्मूले चाहिए? हमें चाहिए P इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम इसे देख लेते हैं। P हमारा दिया हुआ है 100 वॉट, और हमारा भी स्क्वायर दिए हुआ है, कितना गिवन है? 200 गिवन है। ठीक है, 200 गिवन है, और अपॉन आर क्या करना है हमें? आर हमें कैलकुलेट करने हैं, तो आर कर लो, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो। तो 200 अपॉन 100, तो इसे आप क्रॉस कर दो, तो कितने बच गए? ये 400 आपके हो गए। ठीक है, 400 ओम आपके रेजिस्टेंस ऑब्टेन हो गए। देन हम लोग क्या करेंगे? अब हमारे रेजिस्टेंस तो आ गए, अब हमें क्या करना है? 5 सच बल्ब बर्न फॉर द आवर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल अब हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है जो कि कंज्यूम्ड हुए हैं, किसके वजह से? 5 बल्ब के बर्न होने से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की क्या फॉर्मूले हैं? इक्वल टू पी इंटू टी। ओके, पी हमें दिए हुए हैं, पावर कितना दिया हुआ है बच्चों? 100 वॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पावर दिए हुए हैं 100 इंटू टी कितना दिया हुआ है? टी तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? यूनिट निकालना है। और यूनिट कितने होते हैं? 1 किलो वॉट पर आवर इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलो वॉट में। किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन टाइमिंग कितने दिया हुआ है? 4 आवर। आप इसे कट कर दो, तो कितने हो गए बच्चों? 1/10 तो इक्वल टू 0.4 बर्न होने के बाद कितने बल्ब के? 5 बल्ब के। तो हमारे एनर्जी तो निकल गई भैया। देन अब हमें क्या निकालने हैं? कैलकुलेट द कॉस्ट, इतने यूनिट के, तो पर यूनिट के इतने होते हैं, तो 2 यूनिट्स के कितने होंगे? तो हम लोग को वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 1 यूनिट्स के कितने कॉस्ट जा रहे हैं? 40। 1 यूनिट के जा रहे हैं आपके 40, तो 2 यूनिट के कितने जाएंगे? 2 इंटू 406, तो कितने होंगे? 90। इसे हम किलोवाट में निकालेंगे ना, किलोवाट पर आवर। ओके, तो ये तो निकल गए। ये जो हमारे किलोवाट पर आवर एनर्जी निकली है, ये कितने बल्ब की निकली हैं? 1 बल्ब की। तो 1 बल्ब के निकले हैं कितने?
1 बल्ब जो है वो बर्न होते हैं तो कितनी एनर्जी निकलती है? 0.4 किलो वाट पर आवर। तो 5 बल्ब की कितनी निकलेगी? तो 0.4 इंटू 5 कर दो तो कितने निकल गए? तो कितने हो गए? 2 यूनिट। तो इसके कितने हो गए? 2 यूनिट हो गए। 2 यूनिट मीन्स 2 किलो वाट पर आवर। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हैव यू एनी प्रॉब्लम? यू कैन राइट इन दिस कमेंट बॉक्स एंड आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट कि 2 यूनिट्स हमारे क्या निकल गए? एनर्जी कंज्यूम्ड 9.20। इतने जो है इतने रुपीस लगने वाले हैं। के आपने देखा कितनी आसानी से ये बन गया। ठीक है, तो आगे भी न्यूमेरिकल आप इतनी ही आसानी से बनाओगे। अगर मैं फिर से बता देती हूँ, इसमें गिवन क्या था बच्चों? वोल्ट गिवन था, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था और पावर गिवन था। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना था? रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस निकाल लिया। कौन से फॉर्मूले से? तो इस फॉर्मूले से। मैंने कई बार बोला है ये फॉर्मूले कभी मत भूलना। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हमने क्या किया? रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया। देन हमें क्या निकालना था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई? तो कितने हुए? तो हमने कौन से फॉर्मूले से निकाल लिए? E इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो हमें क्या करना था? किलोवाट में कन्वर्ट करना था। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट पर आवर 1 किलोवाट आवर कितने होते हैं? 1 यूनिट के इक्वल होते हैं। तो हमें तो यहाँ यूनिट निकालने हैं। ठीक है, तो यूनिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किलोवाट पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 1000 से डिवाइड करने पड़ेंगे। तो हमने कर दिया और फिर टाइम हमने दे दिया 4 आवर। तो हमारा ये निकल के आ गया। फिर हमने क्या किया कि 1 बल्ब के कितने कंज्यूम्ड हुए थे? इतने। ठीक है, तो 5 बल्ब के कितने कंज्यूम्ड हुए? तो इतने हुए। तो 2 यूनिट का एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है किसके लिए? 5 बल्ब के लिए। तो अब हमें क्या करना है? 1 यूनिट का कॉस्ट दे रखा है और हमें 2 यूनिट के निकालने हैं। तो हमने क्या किया? इजी वे में इसे कर लिया। तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, तो देन हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, all you will calculate the current, okay, using the value of charges and upon time। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि निकालेंगे Q अपॉन T के फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमारा कितना करंट दिया हुआ है आपको? हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96 कूलम हमें चार्ज दिए हुए हैं और द चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। हमें आवर दिया हुआ है 1 आवर और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। ओके, तब हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो Q कितने दिया हुआ है? 96 अपॉन 000 अपॉन टाइम दिया हुआ है 1 आवर। 1 आवर को हम लोग को क्या करना है? करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं? ट्रांसफ़र करना पड़ेगा किसमें? 1 आवर में 60 सेकेंड एंड 60 मिनट। ठीक है, तो ऐसे में हमारा क्या निकल जाएगा? ये आप निकाल लो। तो 6 से इसे निकाल लो। आप कैलकुलेट करोगे तो हो गए 26.67 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसे कैलकुलेट करके कितना लाया? 26.67 एम्पियर। हम लोग को क्या करना है? इसके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो ये कौन से फॉर्मूले से करेंगे? R इक्वल टू V अपॉन आई होता है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इक्वल टू V अपॉन आई। तो हमारा क्या दिया है? वोल्ट दिया हुआ है। कितने वोल्ट दिए हुए? 50 वोल्ट दिए हुए हैं। ठीक है, अपॉन हम ये यहाँ पे निकाला है 26.67 एम्पियर।
तो इसे आप कैलकुलेट करोगे 1.87 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस भी ऑब्टेन हो चुका है, क्योंकि ये हमें क्या पूछ रहा है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द प्रोड्यूस्ड हीट। ठीक है, तो हीट का क्या फॉर्मूला है, I इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो हमारा I भी निकल गया है, हमारा R भी निकल गया है और हमारा T भी मिल चुका है। तो हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। I स्क्वायर कितना है 67 इंटू 26 इंटू 67 इंटू R कितना है 1.87 इंटू हमारा टाइम कितना दिया है 60/60। तो इन सारे को जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो बच्चों इन सब को जो आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 4788400। इतने क्या आएंगे, इतने किलो जूल आएंगे। तो इतने किलो जूल जो है हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए। तो इस तरह से जो है आप इसे इजी में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देन हम दूसरे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले क्या थे, जैसे हमने आर के फॉर्मूले लिए थे, क्या लिए थे, रो एल अपॉन ए लिया था ना, तो हमने रो निकाला था, रो अपॉन क्या होंगे, ये क्रॉस सेक्शन जाएंगे तो आर ए बाय एल। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप क्या होगा, सारे फॉर्मूले हम पुट कर देंगे। हमारा रेजिस्टेंस गिवन है, हमारा एरिया गिवन है और हमारा लेंथ गिवन है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन दिस फॉर्मूला में क्या होगा, आप क्या करोगे, सारे के सारे वैल्यू पुट कर दो। आर कितने दिए हुए हैं, आर आपके दिए हुए हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। एरिया क्रॉस सेक्शन कितने दिए हुए हैं 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और हमारे लेंथ कितने दिए हुए हैं 2 मीटर। ओके, तो आप इन सारे को जब कैलकुलेट करोगे तो आपके रेजिस्टिविटी निकल के आ जाएंगे। देखो जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, बिकॉज ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रो, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हमारे रेजिस्टिविटी निकल के आ गए। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि न्यूमेरिकल्स में इन वैल्यू को पुट करके आप ये न्यूमेरिकल इजी बना सकते हो। ठीक है।